नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उत्तराखंड की खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में ऊर्जा निगमों के कार्मिकों द्वारा उनके सम्मान में आयोजित स्वागत एवं अभिनंदन कार्यक्रम में भाग लिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आपकी मांगों के अनुसार हमने न केवल समय पर वेतनमान की व्यवस्था लागू की, बल्कि नई भर्ती पर शुरुआती वेतन वृद्धि भी फिर से शुरू की। ऊर्जा क्षेत्र में विकास में इनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और सरकार उनके अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह संकल्पबद्ध है। आप सब ऐसे में चूंकि राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, राज्य की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए आप सबके द्वारा जो लगातार प्रयास किया जाता है, लगातार प्रयत्न किया जाता है, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि आप सबकी चिंता करें, आप सबके कल्याण की चिंता करें, क्योंकि ये पूरा हमारा एक परिवार है। प्रदेश की इकाई में हम सब रहते हैं और सबका दायित्व बनता है मिलजुल कर सबके कल्याण के लिए भी काम करें और सब मिलकर राज्य को आगे बढ़ाने के लिए भी काम करें। इसलिए आप सभी की मांगों के अनुसार हमने न केवल समयवत वेतनमान की व्यवस्था लागू की, बल्कि नई भर्ती पर मिलने वाली इनिशियल इंक्रीमेंट की व्यवस्था को भी पुनः बहाल करने का कार्य किया है। आज जहां एक और हम बिजली उत्पादन के लिए लंबे समय से रुकी हुई जमरानी बांध परियोजना हमारी स्वीकृत हो गई, बहुउद्देशीय परियोजना जिसके लिए भी 5 दशक तक हमें जिसकी प्रतीक्षा करनी पड़ी, उस पर भी काम प्रारंभ हो गया। आने वाले 50 सालों के लिए पेयजल का कोई संकट न हो, सौम डैम को भी हमारी जो है स्वीकृति प्राप्त हो गई है। GIS यानी गैस इंटीग्रेटेड सब स्टेशन उपकेंद्र की स्थापना भी हम कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश में 16 लाख स्मार्ट मीटर लगाकर टेक्नोलॉजी के माध्यम से बिजली विभाग में पारदर्शिता लाने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। उत्तराखंड के वनों की रक्षा और वन्य जीव सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक अहम कदम उठाया। उन्होंने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से वन विभाग द्वारा कैंपा योजना के तहत खरीदे गए 23 बोलेरो कैंपर वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये पहल वन अपराधों पर लगाम कसने, मानव वन्य जीव संघर्ष को काबू करने और वनाग्नि जैसी आपात परिस्थितियों में तेजी से रेस्क्यू कार्यों में बेहद सहायक सिद्ध होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान कहा कि उत्तराखंड जैसे जैव विविधता से भरपूर राज्य में संवेदनशील वन क्षेत्रों की निगरानी बेहद जरूरी है। इन वाहनों की मदद से वन क्षेत्रों में निगरानी व्यवस्था और अधिक चुस्त दुरुस्त की जा सकेगी। वनाग्नि की घटनाओं, अवैध कटाई, वन्य जीवों की तस्करी और मानव वन्य जीव संघर्ष जैसी समस्याओं पर अब समय रहते कार्रवाई संभव होगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ये वाहन आपातकालीन प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूस्खलन, बाढ़ या भूकंप के समय वन क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में भी प्रभावी भूमिका निभाएंगे। साथ ही इनका इस्तेमाल वृक्षारोपण अभियानों की निगरानी और आंकलन के लिए भी किया जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के अंतर्गत सुरंग संख्या T8 और T8M के सफल ब्रेक थ्रू के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर दोनों नेताओं ने सुरंग स्थल का निरीक्षण किया और निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि ये परियोजना उत्तराखंड के विकास की दिशा में एक अहम मील का पत्थर है। उन्होंने रेलवे अधिकारियों, इंजीनियरों की टीम को इस सफलता के लिए बधाई दी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर उत्तराखंड के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि ये रेल परियोजना राज्य के दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इससे न केवल लोगों का आवागमन सुगम होगा, बल्कि क्षेत्रीय पर्यटन और आर्थिक विकास को भी बल मिलेगा। साथियों नमस्कार। आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज भारत की जो सबसे लंबी ट्रांसपोर्टेशन टनल है 14.5 मीटर की 14.5 मीटर की
किलोमीटर की, उसमें एक बड़ा माइलस्टोन अर्जित हुआ है। टनल बोरिंग मशीन ने कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन टनल को थ्रू किया है। ये रेलवे की जो हमारा ऋषिकेश से कर्णप्रयाग प्रोजेक्ट है उसका मेजर सेक्शन है और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है। इसमें ट्विन टनल से एक साथ पैरेलल जाती है। उसमें एक और बड़ी उपलब्धि यह है कि हिमालय में टनल बोरिंग मशीन को सक्सेसफुल करना ये एक बड़ा चैलेंज था। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा बड़े टारगेट देते हैं और बड़ी चैलेंजिंग काम को हाथ में लेने के लिए प्रेरणा देते हैं। आज 14.5 किलोमीटर से बड़ी टनल के ब्रेक थ्रू के अवसर पर और उसकी सौगात देने के लिए हमारे राज्य में पधारे आदरणीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का मैं देवभूमि उत्तराखंड की समस्त जनता की ओर से बहुत स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और लंबे समय से यहाँ के लोगों को प्रतीक्षा थी कि जल्दी जल्दी इसका काम हो। जैसा अभी टीबीएम मशीन के बारे में आपने बताया, ये अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से युक्त मशीन है और सुंदर उत्कृष्ट एक इंजीनियरिंग का ये हमारे सामने उदाहरण है कि हम सब लोगों ने देखा और आप सब लोग भी देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से वो मशीन काम करते हुए आ रही है। और बहुत जल्दी हमारा जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना 125 किलोमीटर की ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की चल रही है, वो जल्दी ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट के पहले स्टेशन योग नगरी रेलवे स्टेशन पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे और योग नगरी का निरीक्षण किया और रेल निगम के अधिकारियों से प्रोजेक्ट की स्टेटस रिपोर्ट जानी। प्रोजेक्ट के हो रहे कार्यों से रेल मंत्री संतुष्ट नजर आए। रेल मंत्री ने प्लेटफॉर्म पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को परखने के लिए चाय पीने की इच्छा जताई। अश्विनी वैष्णव प्लेटफॉर्म पर ही चाय बेचने वालों के काउंटर पर पहुंचे और उन्होंने चाय का आनंद उठाया। चाय पीने के बाद उन्होंने चाय की तारीफ ही नहीं की बल्कि 4 चाय के बदले 50 रुपए दुकानदार को दिए। गढ़वाल सीट से सांसद अनिल बलूनी, हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी चाय की चुस्की ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज करोड़ों लोग उत्तराखंड आना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को एक ऐसा अद्भुत प्रोजेक्ट दिया है जिस पर दुनिया भर के लोगों की नजर है। योग नगरी ऋषिकेश, जहां पर करोड़ों श्रद्धालु, करोड़ों भक्तजन, करोड़ों लोग आना चाहते हैं, वहां के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा अद्भुत प्रोजेक्ट किया है जो कि दुनिया भर में जिसकी चर्चा है, अपने अंडरग्राउंड टनल्स के माध्यम से हो, नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो और जो हमारे सांस्कृतिक भावना के साथ जुड़े हुए प्रोजेक्ट को लेके आज उसका निरीक्षण के लिए अभी निकल रहे हैं। जल्दी वहाँ पे जाके आपसे बात करेंगे। बात अब चारधाम यात्रा की, जिसको लेकर यात्रियों में उत्साह देखा जा रहा है। पर्यटन विकास परिषद का कंट्रोल रूम व्यस्त है। देश भर से रोजाना औसतन 638 कॉल आ रही है। यात्री यात्रा से जुड़ी हर जानकारी ले रहे हैं। राज्य सरकार से मिली जानकारी के अनुसार चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद का कंट्रोल रूम अब दिन रात व्यस्त हो गया है। देश भर से औसतन 638 लोग रोजाना कंट्रोल रूम से संपर्क कर यात्रा से जुड़ी जानकारी ले रहे हैं। अब तक करीब 17,853 लोग कंट्रोल रूम से संपर्क कर चुके हैं। अब तक कुल 17,76,058 लोगों ने यात्रा के लिए पंजीकरण कराया है। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा 30 तारीख को अक्षय तृतीया के पावन पर्व के साथ शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर देश भर के यात्रियों में उत्साह है। देवभूमि उत्तराखंड सभी यात्रियों के स्वागत के लिए तैयार है। राज्य सरकार यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए दृढ़ है। सभी के सहयोग से बेहतर यात्रा संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 20 मार्च से शुरू हो चुकी है। 8 अप्रैल को 961 लोगों ने और 7 अप्रैल को 803 लोगों ने कंट्रोल रूम से संपर्क करके यात्रा के बारे में जानकारी ली।
और चार धाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस की तैयारियां भी तेज हो गई है। तैयारियों को लेकर पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने यात्रा मार्गों के लिए यातायात और सुरक्षा को लेकर कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। साथ ही चार धाम यात्रा कंट्रोल रूम शुरू करने और तैयारियों का अभ्यास करने को कहा है। बता दें कि यात्रा काल में समस्त गतिविधियों की रियल टाइम अपडेट पुलिस मोबाइल ऐप पर प्राप्त होगी। पुलिस महानिदेशक ने अपराध और कानून व्यवस्था के साथ ही क्रमिकों से संबंधित मुद्दों पर उठाए जा रहे कदमों की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने गढ़वाल रेंज कार्यालय में स्थापित चार धाम यात्रा कंट्रोल रूम को शीघ्र क्रियाशील बनाने, यात्रा मार्गों की ट्रैफिक योजना, भीड़ नियंत्रण, पार्किंग और सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल से हो जाएगी। सभी विभाग अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। चार धाम यात्रा के दौरान इस बार स्वास्थ्य विभाग भी अपनी तैयारियों में लगा है। इस संबंध में प्रभारी स्वास्थ्य महानिदेशक ने बताया कि इस बार हर वर्ष की तरह चार धाम यात्रा रूट पर डॉक्टरों की तैनाती की जा रही है और इस बार निजी मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ डॉक्टर के साथ ही सभी जनपदों के डॉक्टर की सेवाएं ले रहे हैं। इसके अलावा भारत सरकार से भी कुछ विशेषज्ञ डॉक्टर मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को इस तरह पूरा करने की योजना है। आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि 30 अप्रैल से हमारे गंगोत्री मंदिर के पट खुलने वाले हैं और 4 मई से बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी के। तो इसके रिगार्डिंग जैसे हर साल की तरह तैयारी होती है हमारी हो रही है। और इस बार जरा थोड़ा सा हम लोगों ने MRP जरा कुछ बढ़ाई हैं, स्पेशली बद्रीनाथ रूट पर और यमुनोत्री रूट पर। तो टेस्ट भी हमारे जो कुछ अन्य ज़िलों से हम लोगों ने जैसे हर साल लगाते हैं तो इस बार भी लगाए गए हैं। और विशेषज्ञ लेकिन हमने जो इस बार है वो हम थोड़ा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों से कुछ लेंगे और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से तो हम पिछली बार भी लिया था, इस बार भी लेंगे। और साथ ही जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी हम लोग को कुछ संभावना है कि वहाँ से भी विशेषज्ञ मिले। हेमकुंड साहिब की यात्रा को लेकर भारतीय सेना ने गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक की ट्रैक मार्ग पर रेकी की है। इस 6 किलोमीटर ट्रैक मार्ग पर 2 से 7 फीट बर्फ जमा है, जो गंगारिया से हेमकुंड सहित तक फैली हुई है। भारतीय सेना के 25 जवानों की पहली टुकड़ी गोविंद घाट पहुंचेगी और घाघरिया में 1 दिन के लिए बर्फ हटाने का काम शुरू करेगी। हेमकुंड साहिब ट्रस्ट और स्थानीय प्रशासन मिलकर यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। अटल कोटी ग्लेशियर पूरी तरह से बर्फ से भर गया है, जिसमें 30 फीट तक बर्फ जमा है, जबकि छोटे अटल कोटी ग्लेशियर में 10 फीट बर्फ है। ये सेवा भारतीय सेना द्वारा की जाती है, जो इस कार्य को करने में गर्व महसूस करती है। ट्रस्ट के सेवादार और रसोइये भी अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का ध्यान रखने के लिए टीम के साथ जाएंगे। 30 टन क्षमता वाले पुल के निर्माण का कार्य जोरों पर है और उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक ये तैयार हो जाएगा। पुष्कर नेगी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय सेना पुष्कर ट्रैक मार्ग पर रेकी कर रही है, तैयारियां हो रही हैं यात्रा को लेकर। सबसे पहले पूरी अपडेट। बिल्कुल, देखिए शिवानी, आपने सही कहा कि हेमकुंड साहिब की यात्रा जो है 25 मई से शुरू होती है, लेकिन उससे पहले हेमकुंड साहिब की जो यात्रा है वो बड़ी टफ यात्रा है, क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर हैं, बड़े बड़े हिमखंड हैं, इनको काट के जो है यहाँ पे रास्ता बनाया जाता है। और आर्मी के जो जवान होते हैं जो वो यहाँ पे पहुंचे हैं, गोविंद घाट में पहुंचे हैं। गोविंद घाट से लेकर और आपका जो घाघरिया तक जिन्होंने कल जो है सर्च मार्च किया है। और उसके बाद ही जो है कि 20 अप्रैल को, हर साल की तरह 20 अप्रैल के दिन भी जो है यहाँ से जो 25 जो आर्मी के जवान हैं, इंजीनियर हैं, इनमें तमाम सारे लोग रहते हैं जो बर्फ को हटाने का काम करते हैं। ये 20 अप्रैल को, माफ कीजिएगा, 20 अप्रैल को जो है गोविंद घाट से घाघरिया के लिए रवाना हो जाएंगे। उसकी तैयारी जो है हेमकुंड साहिब ट्रस्ट ने पूरी कर दी है। उसके बाद ही जो है, क्योंकि लगातार पिछले दिनों आपने भी देखा होगा कि शिवानी की जिस तरह से जो घाघरिया और गोविंद घाट को जोड़ने वाला पुल जो है क्षतिग्रस्त हो गया था, उस पुल को बनाने का काम भी अभी जारी है। हालांकि इस महीने की लास्ट तारीख, यानी कि अनुमान यही लगाया जा रहा है कि अप्रैल तक जो है पुल पूरा हो जाएगा, बनके पूरा हो जाएगा। यात्रियों के लिए जो है पैदल मार्ग भी यहाँ पे बनाया जा रहा है। हालांकि जिस तरह से आपने भी कहा कि जो चारधाम यात्रा हमारी 2025 की
30 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। तो हेमकंड ट्रस्ट में जो है लंबे लंबे, आपने अभी आप जिक्र किया कि 30 से 10 फीट बर्फ यहाँ पे जमी हुई है, इसको काटने में समय लगता है क्योंकि 25 मई से जो है हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे, क्योंकि अधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र है। यहाँ पे जो है तमाम सारी व्यवस्थाएं को सुचारू करने के लिए, चाहे वन विभाग हो, चाहे आपको जो है यहाँ पे घोड़े खच्चर वाले हों, या आपके जो है पीएम जैसा की जो सड़कें हैं इसको बनाने का काम है, इनको जो है जिलाधिकारी ने जो है दूरस्थ संदेश भी दे दिया और मीटिंग का दौर भी है। हालांकि आर्मी के जवान यहाँ पे पहुंच चुके हैं, गोविंद घाट में पहुंच चुके हैं और वो कल से यहाँ पे घाघरा के लिए रवाना हो जाएंगे। और बर्फबारी का आपने देखा होगा कि तस्वीरों के माध्यम से आपने भी देखा होगा किस तरह की बर्फ है और किस तरह की आर्मी के जवान यहाँ पे सख्त अभियान चला रहे हैं और इस रोड को, इस ग्लेशियर को काट के जो है हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए जो है रास्ता बनाया जाएगा। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए पुष्कर आपका बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। काशीपुर जिले में एक बार फिर बीजेपी में नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। एक ओर मेयर दीपक की ऐतिहासिक जीत ने कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है, तो दूसरी ओर जिले की कमान मनोज पाल को मिलने के बाद पार्टी में नई जान आ गई है। अब बीजेपी संगठन को और भी मजबूत करने और पीएम मोदी, सीएम धामी की जन कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने की कवायद तेज हो गई है। काशीपुर जिलाध्यक्ष ने कहा कि मुझे जो जिम्मेदारी मिली है उसे पूरी निष्ठा और लगन से निभाऊंगा। साथ ही उन्होंने बताया कि मिशन 2027 को लेकर बीजेपी अभी से जमीनी स्तर की ताकत से जुट गई है और हर कार्यकर्ता युद्ध स्तर पर काम में लग चुका है। यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी और हम सब लोगों के संगठनकर्ता जिनका मार्गदर्शन हमेशा हमें मिलता है, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय अजय जी, हमारे क्षेत्रीय सांसद अजय भट्ट जी, बाद मेरे जैसे अंतिम छोर में बैठे कार्यकर्ता को इस जिले को चलाने का मौका दिया है। विधायकगण, मान्य मेयरगण, ब्लॉक प्रमुख, सभी जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर हम निरंतर पार्टी की गतिविधियों को पूरे जिले के अंदर सुचारू रूप से व्यवस्थित कर रहे हैं। कि हमने कहा है कि हम कांग्रेस मुक्त जिला बनाएंगे, पर आने वाला जो पंचायत चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, हम उसमें भारतीय जनता पार्टी को इस जिले के अंदर विधानसभाओं को जीतकर और अधिक मजबूत करने वाले हैं। जिले को मैंने 9 वर्षों तक जिला महामंत्री के रूप में भी चलाया। अपने अभी मंडल की कार्यकारिणियों का विस्तार इसी सप्ताह करने वाले हैं। इसमें सर्व समाज के लोगों को हम स्थान देने का बहुत ही जांबो टीम अपनी और नगर मंडलों की बनाने जा रहे हैं। ऑपरेशन स्माइल के तहत हरिद्वार पुलिस ने 300 से अधिक बिछड़े हुए लोगों को अपने परिवार से मिलाया, जिसमें हरिद्वार पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने अहम भूमिका निभाई है। तमाम गंगा स्नानों और मेलों के दौरान अपने परिजनों से बिछड़ जाने वाले बच्चों को पुलिस ने खोजा। पिछले 1 साल में 320 गुमशुदा और बिछड़े हुए लोगों की खोज कर हरिद्वार पुलिस ने ऑपरेशन स्माइल में प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। पुलिस मुख्यालय से भी हरिद्वार पुलिस को इसके लिए बधाई दी गई है। छोटे बच्चों को उनके माता पिता को सौंपे जाने के कई भावुक पल भी कैमरे में कैद हुए हैं। इस ASTU जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो यूनिट है उसके प्रभारी के साथ साथ जो हमारी जो पूरी टीम है हरिद्वार पुलिस की, मैं उसमें उनको बधाई देता हूं, जिन्होंने प्रतिवर्ष लगातार करते हुए करीब 300 से ऊपर जो हमारे बच्चे हैं, बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं जो घर से किसी प्रकार से चली गई थी और उनको खोज के वापस में सकुशल उनके परिजनों से मिलाया है। ये वाकई में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं इसमें संपूर्ण ASTU की टीम को बधाई। रुड़की और मंगलौर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ होने की खबर सामने आई है, जिसमें पुलिस ने एक शातिर कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। नहर पटरी में चेकिंग के दौरान काले रंग की संदिग्ध कार क्रेटा जो बिना नंबर की थी, जब उसे रोकने का प्रयास किया गया तो अपराधी पुलिस पर फायरिंग करने लगा। बदमाश की गोली लगी, जबकि अन्य फरार बदमाशों की तलाश जारी है। वहीं बदमाशों द्वारा पुलिस और सरकारी गाड़ी पर की गई फायरिंग में ड्राइवर बाल बच गया। पकड़ा गया बदमाश मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, जिसके खिलाफ उत्तराखंड सहित उत्तर प्रदेश के कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। रुड़की श्रम विभाग टीम की संयुक्त टीम ने बाल मजदूरी को लेकर लोहा फैक्ट्री पर कार्रवाई की। वहीं छापा पड़ते ही फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई। टीम ने वहां से 2 बच्चों को बंधन मुक्त कराया, साथ ही फैक्ट्री मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया।
श्रम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बाल मजदूरी की मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की गई थी, जिसके बाद डीएम स्तर से कार्यवाही के निर्देश दिए गए थे। टीम ने चेकिंग की तो 14 और 15 वर्षीय बच्चे वहां मजदूरी करते मिले। इसके बाद टीम ने फैक्ट्री के मालिक और स्टाफ को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि जो भी फैक्ट्री मालिक बाल मजदूरी कराएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें कार्रवाई ये हुई है। रुड़की के पिरान कलियर थाना इलाके में चुनावी रंजिश में मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। मौजूदा प्रधान के घर पर पूर्व प्रधान समर्थकों ने हमला कर दिया, जिससे गांव में अफरा तफरी मच गई है। चुनावी रंजिश ने बेकाबू हालात पैदा कर दिए। ग्राम प्रधान के चुनाव को लेकर चल रही पुरानी तनातनी अचानक खूनी संघर्ष में बदल गई। वहीं पूर्व प्रधान के समर्थकों ने मौजूदा प्रधान के घर पर धावा बोलते हुए न सिर्फ जमकर तोड़फोड़ की, बल्कि पथराव भी किया, जिसके बाद अब मारपीट का वीडियो भी सामने आ गया है। हमले के प्रधान पक्ष के कई लोग घायल हो गए हैं। एसपी देहात ने कहा कि वायरल वीडियो के आधार पर हमलावरों की तलाश कर कार्रवाई की जाएगी। ये परसों की घटना है। इसमें हमारे थाने ने रिस्पांस कर दिया है। दो प्रधान, पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान वाला कुछ इश्यू है, किसी छोटी बात को लेके पहले भी झगड़े थे, तब भी इसमें लीगली एक्शन लिया था। कल पुनः ये झगड़ा हुआ एक छोटी सी बात को लेकर के, तो उसमें हमें तहरीर मिली है और लीगल कार्रवाई चल रही है। जो उसमें दोषी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ताकि फिर ये चीज़ें जो लगातार रिपीट हो रही है नहीं हो। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी।